अगली खबर है वाराणसी से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल से विशेष परिचर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी ब्लॉक अराजी लाइन प्रमुख नगीना पटेल के प्रतिनिधि डॉक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल का विशेष परिचर्चा। देखिए वाराणसी से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इस बार हम लोग आए हुए हैं ब्लॉक पे बनारस जनपद में प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ब्लॉक का नाम है आराजी लाइन। यहाँ के हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं महिला सशक्तिकरण के द्वारा जो है महिला हैं नगीना सिंह, और उनके प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल। इनसे हम जानेंगे ब्लॉक के विषय में जानकारी। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनका दूसरा कार्यकाल है, इसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे कि पहले कार्यकाल में इन्होंने क्या किया और दूसरे कार्यकाल में क्या किया। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करेंगे कि अपना परिचय दें, और जैसे हमारा कार्यक्रम शुरू होता है प्रश्नों का, वैसे हम सब शुरू करेंगे। सर अपना परिचय दें। सर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रमुख प्रतिनिधि आराजी लाइन वाराणसी। सबसे पहली बात तो सर मुबारक हो आपको, दूसरी बार आपको कार्यकाल है ये, क्योंकि आपने पहला कार्यकाल अच्छा किया है, उसी के माध्यम से दूसरा कार्यकाल में भी आपने जीत हासिल की। सर जो कि हम ये जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स कि एक ब्लॉक प्रमुख के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड और बिहार के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कई बार हमसे ये सवाल पूछे हैं कि सर हम लोग ये क्लियर नहीं पता कि ब्लॉक प्रमुख के कार्य क्या होते हैं और इनका चुनाव या इनका जो है निर्वाचन कैसे होता है। ब्लॉक प्रमुख के मूल रूप से जो इस पद के कार्य हैं वो क्षेत्र पंचायत के पूरे विकास खंड को, क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स के पूरे क्षेत्र को 117 ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें संचालित होने वाली सरकार की समस्त गतिविधियों को क्षेत्र पंचायत प्रमुख का निगाह होता है, इनको उसका देख रेख करना है। और अलग से भी क्षेत्र पंचायत प्रमुख को क्षेत्र के विकास के लिए निधि मिलती है, उस निधि के माध्यम से सरकार के मंशा के अनुरूप हमें अपने क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स के सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करने होते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो मूल कर्तव्य सरकार की तरफ से और इस कुर्सी की तरफ से होता है वो होता है कि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत इसके जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सही दिशा में सरकार के मंशा के अनुरूप गति देना, उनसे कार्य लेना मूल रूप से प्रमुख के यही कार्य होते हैं। और प्रमुख का चुनाव जिस पे आपने बात किया है, तो प्रमुख का चुनाव मूल रूप से जब त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हुआ तब के बारे में हम बता रहे हैं आपको। उसके पहले प्रमुख का चुनाव प्रधान के थ्रू हुआ करता था। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्वाचित होते हैं गाँवों में, और उसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से कोई एक सदस्य चुनाव जीत के, वो सदस्य ही चुनाव लड़ते हैं प्रमुख का, और उसी में से कोई एक जीत के प्रमुख बनता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रमुख को वोट करते हैं और उनके वोट के आधार पे, बहुमत के आधार पे प्रमुख निर्वाचित होते हैं। सर इसका मतलब ये प्रत्यक्ष सदस्यों में से कोई एक सदस्य चुनाव जीत के, वो सदस्य ही चुनाव लड़ते हैं प्रमुख का, और उसी में से कोई एक जीत के प्रमुख बनता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रमुख को वोट करते हैं और उनके वोट के आधार पे, बहुमत के आधार पे प्रमुख निर्वाचित होते हैं। सर इसका मतलब ये प्रत्यक्ष जो है वो ब्लॉक प्रमुख नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं, क्योंकि जनता जो है क्षेत्र को चुनती है, बीडीसी को बीडीसी, उन्हीं में से आपको चुनती है। जी बिल्कुल सही है कि हमें जो है जनता के द्वारा अभी हमारा चुनाव नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग क्षेत्र पंचायत का चुनाव तो जनता के बीच जाके लड़ते हैं, और जब क्षेत्र पंचायत के, जैसे हम जिस ब्लॉक में बैठे हैं, हमारा ब्लॉक हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़े ब्लॉक के रूप में है। हमारे यहाँ 181 क्षेत्र पंचायत के मेंबर हैं, और वहीं 181 क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है मिल करके हमें वोट करते हैं, और बहुमत के आधार पर जीतता है वही प्रमुख होता है। सर 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय चुनाव की व्यवस्था की गई, तो सर ब्लॉक प्रमुख के क्या अधिकार हैं और कितने अधिकार हैं? ब्लॉक प्रमुख को मूल रूप से जो हमारे अधिकार हैं तो हमने आपको पहले भी बताया है, अभी पुनः आपको बता दे रहे हैं कि क्षेत्र पंचायत के अधीन आने वाले, जैसे आप समझिए ग्राम विकास विभाग, ग्राम पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इसी तरह से हमारे जैसे कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, तमाम ऐसे विभाग हैं जो हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आते हैं, यानी क्षेत्र पंचायत के स्तर के हैं, खंड विकास के बराबर के हैं।
उन सभी अधिकारियों पे, उन सभी विभागों पे क्षेत्र पंचायत प्रमुख का देख रेख होता है। वे लोग एक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख के अधीनस्थ ही कार्य करते हैं। उनके कामों पे हमारा पूरा निगाह होता है कि सरकार के मंशा के अनुरूप हमारे सभी विभाग के अधिकारी कार्य करें। और दूसरा जो हमारा एक छोटा कार्य है वो है कि जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख को जो निधि मिलता है, जो फंड मिलता है, उसका सही तरीके से क्षेत्र के विकास में हम प्रयोग करवाएं। और उसमें हम लोग, जो हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, उसमें हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय होता है और लगभग अधिकांश लोग उपस्थित होते हैं। उनके समक्ष से जो प्रस्ताव हमें मिलता है, उसी प्रस्ताव से चयनित करके हम लोग क्षेत्र के विकास का भी काम करते हैं। जी। एक दूसरा सवाल ये उठा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट चल रहा है इधर बीच, अमृत सरोवर, जो कि पूरे भारत में किया जा रहा है। तो सर, ये आपके माध्यम से आपके ब्लॉक में कहाँ कहाँ इसका निर्माण किया गया और अमृत सरोवर का सर उद्देश्य क्या है और इस पे कितना बजट जो है सेंक्शन किया है? ये जो हमारे सरकार की वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अभियान चलाया है, इसके पीछे हमारे सरकार की एक मंशा है। सरकार के मन में एक विचार आया कि आज़ादी के आज 75 वर्ष बीत गए हैं। हम आज़ादी के बाद हमारा देश धीरे धीरे विकास तो कर रहा है, हम विकास के पथ पे आगे जा रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी जब हम प्राप्त किए, आज़ादी का जो हमारा जश्न था, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते थे, आज धीरे धीरे हमारे जो आने वाले बच्चे हैं या जो हमारे अभी पीढ़ी के लोग हैं, अब के लोग, वो आज़ादी के सारे महोत्सव को हमको लगता है राष्ट्रीय पर्व के रूप में सही से नहीं मना पा रहे थे। इधर विगत 20 वर्षों में इसमें काफ़ी क्षरण हुआ था और हमारे सरकार में बैठे हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो लोग हैं, उन लोगों ने एक जो ये अभियान चलाया कि 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे हैं और इस समय हम लोग पूरे देश में इसे जो है लगभग पूरे वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग एक आयोजन किए। उसमें तमाम गतिविधियों के सहित के साथ ही साथ हम लोग अमृत सरोवर के एक अभियान को सरकार ने लिया और उसमें भागीदार बनने का हम लोगों को भी अवसर मिला। उसमें हमारे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और तमाम निधि से कार्य करने का सरकार ने निर्देश किया और उस निर्देश के क्रम में हमारे ब्लॉक में भी 12 तालाब जो है चयनित किए गए, जिसमें कुछ क्षेत्र पंचायत के द्वारा हम लोगों ने 4 तालाब को लिया। 4 तालाब में हम चौखंडी, एक तालाब हम लोग अमृत सरोवर के रूप में निर्माण पूर्ण करा लिए हैं और दूसरा हमारा अमृत सरोवर तैयार हो रहा है प्रयागपुर में, तीसरा हमारा कुचवा में और चौथा अमृत सरोवर के रूप में पंचकोसी मार्ग पे ही भैरव तालाब एक स्थान आता है, उसको हम लोगों ने चयन किया है। उसमें कुछ जमीनी स्थलीय समस्या की वजह से भी काम हम शुरू नहीं कर पाए हैं। 3 तालाबों पे हम काम शुरू कर लिए हैं और हमें विश्वास है कि 15 अगस्त जो हमें गाइडलाइन मिली है, उस दिन हम लोग वहाँ ध्वजारोहण करेंगे। और सौभाग्य की बात है, हमारे लिए खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे चौखंडी के तालाब का निरीक्षण कल संभवतः हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद जी द्वारा किया जाएगा। ये खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे चौखंडी के तालाब का निरीक्षण कल संभवतः हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद जी द्वारा किया जाएगा। सर, थोड़ा सा हम लोग गांव पे आते हैं। कुछ प्रधान हमसे जो मिले हुए हैं सर, उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि हमारे विकास के कार्यों के लिए जो बजट सेंक्शन होते हैं, वो हमारा बजट जो है कि सेक्रेटरी के माध्यम से होते हैं और ये होते हैं। तो क्या उनको भी ऐसा चांसेस है कि आपके जब आप लोग का अधिवेशन होता है या मीटिंग होती है कि उसमें वो अपना बजट आपके द्वारा भी जो है सेंक्शन करवा सकते हैं, विशेष कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए? देखिए, ऐसा है कि अभी जो जिस बात पे आपने चर्चा किया, जो ग्राम पंचायत के हमारे माननीय प्रधान जी लोग हैं, प्रधान जी लोगों का सारा बजट उनका एक निजी अकाउंट होता है। जैसे प्रमुख का खाता है, इसी तरह से प्रधान का भी खाता होता है। उनके स्वयं के अकाउंट में वो पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है। उसमें सरकार एक गाइडलाइन देती है, प्रमुख को भी देती है, जिला पंचायत को भी देती है, प्रधान को भी देती है कि आप इसी गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे। और हमारे पंचायत के स्तर पे हमारे लिए सचिव के रूप में खंड विकास अधिकारी नामित होते हैं
प्रमुख के साथ उनका अकाउंट रहता है, खाते में साझेदार रहते हैं। और नीचे जाएंगे आप प्रधान के स्तर पे, तो उनके साथ एक ग्राम में सचिव लगाए जाते हैं, जिन्हें हम ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में जानते हैं। तो वो दोनों लोग मिलके उस कार्य को कराते हैं। और दूसरी बात कि क्या वो हमसे भी काम ले सकते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले भी आपको बताया कि हमारी जब क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, हमारे प्रधान उसके पदेन सदस्य हैं और उनको भी उस सदन में अपना कार्य देने का, अपना प्रस्ताव देने का पूरा अधिकार है, हक है। और जो भी इस तरह के काम वो देते हैं जो क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाना लाजिम है, उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पे कराने का काम करते हैं। सर, इसी से संबंधित ये चीज़ें रही, क्योंकि बहुत से प्रधान लोग भी बोले कि हम लोग से जो हमारा सर्वे हुआ है और संदीप पटेल हमारे जो है बनारस ब्यूरो हैं वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट। उन्होंने बताया सर कि बहुत से प्रधान लोगों के पास ज़मीन है, तालाब भी है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ये प्रपोजल आने के बाद भी अमृत सरोवर में वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे विशेष ध्यान दिया। ये एक तरीके से उनकी कह सकते हैं मनोस्थिति है या फिर एक विडंबना है उनके लिए, वो हमसे कहा। दरअसल ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। हमने आपको बताया कि हमें 12 तालाब का लक्ष्य मिला था, हम लोगों ने 13 तालाब अभी लिया है। और दूसरा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, आप अखबारों में देखे होंगे, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक अमृत सरोवर के रूप में एक तालाब को डेवलप कराया जाए, जिससे माननीय प्रधान जी लोगों भी है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ये प्रपोजल आने के बाद भी अमृत सरोवर में वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे विशेष ध्यान दिया। ये एक तरीके से उनकी कह सकते हैं मनोस्थिति है या फिर एक विडंबना है उनके लिए, वो हमसे कहा। दरअसल ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। हमने आपको बताया कि हमें 12 तालाब का लक्ष्य मिला था, हम लोगों ने 13 तालाब अभी लिया है। और दूसरा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, आप अखबारों में देखे होंगे, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक अमृत सरोवर के रूप में एक तालाब को डेवलप कराया जाए, जिससे माननीय प्रधान जी लोगों को ही कराना है। तो उसमें क्षेत्र पंचायत स्तर से यानी ब्लॉक स्तर से हम उनको मनरेगा से धन मुहैया कराते हैं। जैसे क्षेत्र पंचायत जब काम कराती है, प्रमुख काम कराता है, तो कच्चा का जो काम है उसे हम लोग कोशिश करते हैं कि मनरेगा से करा लिया जाए। और जो पक्के काम है जो मनरेगा के तहत संभव नहीं हो पा रहे हैं, जैसे 12 लाख से 15 लाख तक का काम क्षेत्र पंचायत कर रहा है, इसी तरह से जिला पंचायत भी करता है, वही माननीय प्रधान जी लोगों को भी करना है। यदि हमको लगता है कि उनको संज्ञान नहीं है, यदि इस तरह की कोई बात है, तो मैं माननीय प्रधान जी लोगों से वार्ता करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे एक अमृत सरोवर तालाब को डेवलप कराना। सर, ये चीज़ें जैसे कि जो बीडीसी होते हैं, जैसे पूरे जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा भी है कि ये एक रबड़ स्टाम्प है, और जो कि सब कुछ करने, कार्यविधि और नियम और कानून लाने वाले प्रमुख होते हैं। तो ये सब कहाँ तक सच है, और क्या ये वाकई में वो सिर्फ ओनली केवल वोट करने के लिए या प्रमुख बनाने के लिए, या फिर किसी का चुनाव के समय धन लेके उनको वोट करने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं सर? देखिए, अभी जो आपने कहा है, निश्चित तौर पे भ्रांति समाज में है कि प्रमुख या जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव धन के आधार पे ही होता है, धन बल इसमें प्रयोग होता है। लेकिन हम आपके सामने बैठे हैं, हमारी पत्नी यहाँ की प्रमुख हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हम काम करते हैं। हम उदाहरण है आपके सामने। पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री जी सुरेंद्र सिंह पटेल जी के बहू के सामने चुनाव अपने पत्नी को लड़ाया और उनके सामने हम चुनाव जीत गए। तो इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि धन बल का क्या औचित्य है। और दूसरे कार्यकाल में हम बैठे हैं, दूसरे कार्यकाल में निर्विरोध चुनाव इस ब्लॉक में हुआ है, आराजी लाइन में, और यहाँ पे धन बल के आधार पे आप देखेंगे तो हमको लगता है कि पूरे क्षेत्र में हम लोग कहीं नहीं आते, हम लोग उस पायदान से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों में किसी का इंटरव्यू आप ले लीजिए और उनसे जानिए कि क्या आपने एक भी पैसा पंचायत के चुनाव में प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है, बिना पैसे का चुनाव यहाँ हमारा निर्विरोध हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपने दूसरा सवाल किया था, धन का प्रयोग नहीं होता है, कुछ जगह होता होगा, हमें एहसास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हैं आराजी लाइन परिक्षेत्र,
यहाँ किसी तरह का न धन बल न बाहुबल, किसी तरह का कोई प्रभाव होकर के ऊपर नहीं पड़ता है। एक जो आपने सवाल किया है, बड़ा सवाल है। हम कई जगहों का ये शिकायत मिलता है, सुनने को मिलता है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो हैं, जो हमारे बीडीसी हैं, वो प्रमुख के चुनाव में वोट देते हैं, इनमें इनसे किसी भी कार्य में इनका सलाह नहीं लिया जाता, इनके साथ कोई बैठक नहीं की जाती, इनके कार्य योजना में इनके प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जाता। हम आपको अवगत आपके माध्यम से अपने सारे लोगों को, या हम पहले जहाँ तक आपको लोग सुन पा रहे हैं, सभी माननीय प्रमुख जी लोगों को भी अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी जब हम पहला कार्यकाल शुरू किए तो हम उस चुनाव में एक एजेंडा लेके आए थे। हमने कहा था कि क्षेत्र पंचायत का पैसा, जो निधि का पैसा आता है, वो केवल प्रमुख का नहीं होता, पूरे क्षेत्र पंचायत का होता है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य के आधार पर ही प्रमुख चुने जाते हैं। ऐसे में जो भी काम हम कराएंगे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के प्रस्ताव पे ही कराएंगे और उनका नाम उस कार्य पे भी अंकित कराएंगे। आप हमारे यहाँ जितने काम हुए हैं, जो बोर्ड लगे हों, जो ग्राम स्तर के कार्य हैं, उस सभी किसी भी बोर्ड का आप अवलोकन कर लीजिए, उस पर हमने सभी बोर्ड पे यदि प्रमुख का उस पे नाम है तो उसके नीचे प्रस्तावक में क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो सरकारी कार्य है उसके अलावा जितना काम हम करें अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रस्ताव पे ही करें। और हमारी कई समितियाँ होती हैं, समय समय पे हम अपने कार्यकारिणी के लोगों का बैठक करते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है या किस तरह से हमें अपना कार्यकाल चलाना चाहिए, क्या हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अच्छा होगा, उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से कम एक सूचना अपने सभी साथियों को, जो हमारे प्रमुखगण हैं, उनको और अपने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को देना चाहेंगे कि आप निश्चित तौर से अपना प्रस्ताव दें। माननीय प्रमुख जी लोगों से हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव को लें, वरीयता के आधार पर उस पर काम करें और अपने नाम के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी नाम उस कार्य के शिलापट पे अंकित करें। सर बहुत से मतलब सर ये सॉरी ये मैं कहना चाहूँगा, तो क्या मतलब वो आपके नज़र में रबड़ स्टाम्प नहीं है? बिल्कुल नहीं। यदि आप ये कहेंगे, हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये मैं कहना चाहूँगा, तो क्या मतलब वो आपके नज़र में रबड़ स्टाम्प नहीं है? बिल्कुल नहीं। यदि आप ये कहेंगे, हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य रबर स्टैंप है, मैं तो मानता हूँ मैं जिस कुर्सी पे आज बैठा हूँ, यदि कल हमारा एक क्षेत्र पंचायत सदस्य नाराज हो और वो अपना गति बढ़ा दे तो कल मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो मुझे लगता है कि यदि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने अधिकार को जानता है, समझ पा रहा है, तो हमको लगता है कि प्रमुख से बड़ा पावर उसके हाथ में है। यदि वो चाहता है तो हम प्रमुख हैं, वो नहीं चाहता है तो हम प्रमुख नहीं। सर एक सवाल हमारे व्यूवर झारखंड से पूछे हुए थे कि सर ब्लॉक प्रमुख को सालाना कितनी बजट आती है और उसको क्या वो बजट एक साल में व्यय कर देता है वो पूरा? ऐसा है कि क्षेत्र पंचायत का जो बजट है वो ब्लॉक की आबादी जनसंख्या के आधार पे है। तो कुछ जो ब्लॉक छोटे हैं वहाँ कम आता होगा, जो ब्लॉक बड़े हैं जनसंख्या सर के आधार आपका पे वहाँ ज्यादा। हमारा जैसे अभी पिछला जो वर्ष हमारा बीता है उसमें हमारे पास लगभग 3,50,00,000 के आसपास का बजट था। और हम लोगों ने उसमें टाइड अनटाइड मद है, राज्य वित्त का अलग मद है, जिसमें हम निर्माण कार्य भी करते हैं, मरम्मत का कार्य, जो पुराने कार्य हमारे हैं उसको ठीक कराना, कोई बिल्डिंग खराब है सरकारी उसको ठीक कराना, इस तरह का कार्य करते हैं। तो हम जैसे हमारा टाइड मद का पूरा पैसा खत्म हो गया था और हम लोग आज के समय में कह लीजिए माइनस में है। जैसे सरकार की कोई प्राथमिकता है कि इस काम को करना है तो हम उसको करते हैं, इसलिए कि टाइमबद्ध तरीके से हमें पूर्ण करना पड़ता है। मेरे अकाउंट में इस समय पैसा नहीं था और इसके बावजूद हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्षेत्र पंचायत का जो बजट का मामला है वो ब्लॉक के वार है, मतलब जनसंख्या के पॉपुलेशन के आधार पे है, तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और प्रमुख जी लोग यदि कार्य करें तो इनके पास इतने हैंड्स हैं। और प्रमुख एक कार्यदायी संस्था भी होता है, क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है, तो इनके पास इतने हैंड्स हैं। हम तो अपने यहाँ जैसे कि जो हमारे वर्क इंचार्ज हैं, वर्क इंचार्ज के माध्यम से हमारे काम होते हैं। तो वर्क इंचार्ज चूँकि हम ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, एडीओ, इस स्तर के लोगों को हम लोग बनाते हैं। तो आपके पास कई एडीओ हैं, कई ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो आप चाहें तो एक साथ कई काम प्रारंभ कर सकते हैं। बजट एक साल में पूर्ण रूप से खर्च कर देना
कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के अनुसार। निश्चित है कि थोड़ा बहुत पैसा आदमी रोक के रखता है कि जैसे सरकार की कोई मंशा हो गई, कोई ज़रूरी कार्य हो गया कि ये इस समय ही होना है, जी। तो उसको करने के लिए थोड़ी बहुत बजट हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन अधिकांश बजट 1 साल के अंदर स्तर के लोगों को हम लोग बनाते हैं। तो आपके पास कई एडीओ हैं, कई ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो आप चाहें तो एक साथ कई काम प्रारंभ कर सकते हैं। बजट 1 साल में पूर्ण रूप से खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के अनुसार। निश्चित है कि थोड़ा बहुत पैसा आदमी रोक के रखता है कि जैसे सरकार की कोई मंशा हो गई, कोई ज़रूरी कार्य हो गया कि ये इस समय ही होना है, जी। तो उसको करने के लिए थोड़ी बहुत बजट हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन अधिकांश बजट 1 साल के अंदर खत्म हो। सर, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए होते हैं और आप जवाबदेही होते हैं जनता के प्रति। तो क्या ऐसा सर कभी हुआ कि आपके और वीडियो, यही वीडियो नहीं, जो भी पूर्व के भी वीडियो कभी क्रैश हुआ, या कभी आपको अपना अधिकार स्थापित करने के लिए काफी मतलब संघर्ष करना पड़ा, या फिर वो अपना अधिकार जाहिर करने के लिए आपसे संघर्ष करना पड़े? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और जो डिप्लोमेट्स में होते हैं बहुत अंतर होते हैं, तो इस तरह की कभी घटनाएं होती हैं सर? देखिए, अभी जहाँ तक हम अपनी व्यक्तिगत बात करें, तो हम चूँकि हम स्वयं सन 94 से इस क्षेत्र में जुड़े हैं। 94 में पहली बार हम यहाँ पे इसी ब्लॉक में युवक मंगल दल के लिए चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो उस समय से हमारा जुड़ाव ब्लॉक के अधिकारियों, कर्मचारियों से, खास तौर से जैसे जिलाधिकारी से लगाए नीचे के सभी लोगों से हमारा लगाव उस समय से रहा। तो हम लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य, हम दोनों पे बात करते हैं। यदि हमारा अधिकार, प्रमुख का अधिकार क्या है, तो उनका कर्तव्य कुछ है। यदि आप अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का पालन करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी के साथ आपको कोई दिक्कत आनी है। खंड विकास अधिकारी कोई भी हो, उस कुर्सी पे जो बैठता है वही खंड विकास अधिकारी है और वही हमारे लिए सचिव का कार्य भी करता है। लेकिन हमारे सामने देखिए सर, यहाँ पे रोकूंगा प्रमुख जी, क्या ये वाकई में प्रमुख के सर्वे सर्वा हैं, माई बाप हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है, वहाँ पे बहुत से लोग जैसे जनप्रतिनिधि हैं, वो इन लोग के सामने घुटने टेक देते हैं। इट इज ए प्रूफ। मैं आपको आप ही के ब्लॉक के बहुत से गांव बता देंगे जिन्हें घुटने टेक दिए। तो क्या ऐसा लगता है कि यही सर्वे सर्वा है, ये हुए या फिर डीपीआरओ हुए या सीडीओ हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। यदि आप अपने नियम के तहत, जो आप किसी कुर्सी पे बैठाए गए हैं, तो वहाँ एक नियमावली आपके साथ दी गई है कि आप इसी क्राइटेरिया में आपका अधिकार है, और यदि आप अपने अधिकार के तहत अपना कार्य करते हैं, तो हमको नहीं लगता कि किसी भी कार्य में आपके खंड विकास अधिकारी आपको हस्तक्षेप कर सकते हैं। इतना जरूर है कि कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमारा पसंद कुछ होता है, हम जैसे प्रमुख चाहते हैं कि नहीं, हमें अमुक कार्य कराना निहायत जरूरी है। खंड विकास अधिकारी के दिमाग में आता है कि ये काम उचित नहीं है, तो कभी कभार हम लोगों के बीच में इस तरह की बात आ सकती है। अभी मेरे सामने नहीं आई, लेकिन कभी आता है, तो हम लोग एकदम एक लाइन की बात है कि हम तुरंत खंड विकास अधिकारी को बुलाते हैं, उनसे उस समस्या पर वार्ता करते हैं, अपनी बात उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और मेरे सामने तो अभी तक ऐसा जितनी बार भी ऐसा हुआ है, 1-2 कामों में आया, तो हमारे जो भी खंड विकास अधिकारी उस पीरियड में रहे, सभी लोग उस पर काम किए, इस बात को माने। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि इस तरह का कहीं है, तो आप ये जानिए कि जो हम शुरू में आपको बताएं कि हम अपने अधिकार की यदि बात करते हैं, तो अपने कर्तव्य की बात करें। हम आप जैसे छोटे लेवल पे समझ लें कि यदि माननीय प्रधान जी लोग, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तमाम पंचायत हम भी करते हैं, प्रधान और अपने सचिव का बुला के, सही सेक्रेटरी और प्रधान का। हमारे सामने भी समस्या आता है कि हमारी बात सेक्रेटरी नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं, सचिव कहता है प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं, प्रधान जी कहते हैं सचिव नहीं सुन रहे हैं। प्रमुख स्तर पे तो हम दूसरे ब्लॉक पे बात नहीं करना चाहेंगे, अपने ब्लॉक पे आपको समझा दें। हम एक चीज आप मान के चलिए, हम जितने लोगों को बैठा के यहाँ पे बात किए, सारी समस्या का निदान हमने किया है। हम 99% से एवं अपने ब्लॉक का समस्या और यहीं पे निस्तारण कराते हैं, अपने परिवार का समस्या, जैसे जो प्रधान, सचिव, प्रमुख, वीडियो, इस तरह का यदि कोई समस्या है, तो हम लोग इसी कैंपस में उसको सॉल्व कराते हैं। हमसे ऊपर जाने पे हमको नहीं लगता कि जितना निदान हम यहाँ पे कर पाते हैं, उसके बाद हमारा कोई प्रधान या हमारा कोई सचिव उसके खिलाफ ढीले उले पे जाए। अभी तक इस तरह का कोई हमारे यहाँ ऐसा कारण नहीं आया है। इतना जरूर है कि यदि आप अपने अधिकार की बात करते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी किसी तरह से आपके ऊपर हावी हो सकती। सर लास्ट सवाल है सर कि कुछ हमारे पास ग्राउंड से रिपोर्ट्स आए हुए हैं कमीशन को लेकर सर कि 17%, 13%, 14%। तो सर ये कहाँ तक सच है? और ये तो नकारा नहीं जा सकता कि नौकरशाही जो लोग हैं वो कमीशन ले लें, क्योंकि ये तो पेपर में भी निकल चुका है और कई बार अच्छे तरीके से इस पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में संज्ञान लिया है। तो सर कभी आपके सामने भी इस तरीके से कभी सवाल या फिर कुछ ऐसा कुछ आया सर? देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ आप बैठे हैं, हम इसी परिसर की बात करें। जी हम लोग जब यहाँ प्रमुख बन के आए, पहली बार जब हमारी पत्नी यहाँ प्रमुख चुनी गई, तो इस ऑफिस में जहाँ आप बैठे हैं, इसमें एक ऑफिस बैठने लायक नहीं था। हम लोग तुरंत जो है 18 लाख रुपया इस पे सेंक्शन किए, यहाँ काम शुरू करें, और उस समय 19,75,000 रुपया यहाँ पे खर्च हुआ। हमारे जो वर्क इंचार्ज थे उस समय एक ऑफिस बैठने लायक नहीं था। हम लोग तुरंत जो है 18 लाख रुपया इस पे सेंक्शन किए, यहाँ काम शुरू करें, और उस समय 19,75,000 रुपया यहाँ पे खर्च हुआ। हमारे जो वर्क इंचार्ज थे उस समय तत्कालीन दीपक शर्मा सेक्रेटरी थे, ग्राम पंचायत अधिकारी थे, वो थे, और उन्हीं की देखरेख में काम हो रहा। वे कई बार हमसे कहे कि सर इस वाले क्वालिटी में समझौता कर लीजिए, इसलिए कि नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। हमने उनको कहा कि हम इस मंदिर में बैठते हैं, प्रतिदिन आप यहाँ बैठते हो, यहीं से आपकी रोजी होती है और हमारा यहीं से पहचान है। तो हमें लगता है कि हमें यहाँ नुकसान पे ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ काम करना है। हम यहाँ पे 1,75,000 रुपया उनका एक्स्ट्रा खर्च हुआ, जितना बजट हमने दिया उससे 1,75,000 ज्यादा वे कर्जे में चले गए। इसके बावजूद हम आपको दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, एक आराजी लाइन्स में ब्लॉक स्तरीय व्यायामशाला बिरभानपुर में बना। हमने पिछले कार्यकाल में ही 2 साल अभी से पहले वहाँ उस व्यायामशाला वो टूट गया था। बहुत पहले हमें लोग युवक मंगल दल में उसको बनवाए थे, फिर अपने रिज्यूम में उसको ठीक कराने के लिए गए। उसमें जो पैसा यहाँ से सेंक्शन हुआ था उससे 1.5 लाख रुपया ज्यादा हम उस व्यायामशाला में इन्वेस्ट कराए। और उसमें जैसे मान लीजिए हमारे कर्मचारी का यहाँ 1,75,000 नुकसान होता, तो हम लोग उनको मैनेज कराते हैं कि आप हो सकता है कोई काम करो जहाँ आपको 25-50 हजार बचता हो सकता है आप कहीं काम कराओगे, अच्छा काम करना है, वहाँ यदि रेट बढ़ गया, दाम जैसे अभी पीछे चल रहा था कि ईद का दाम जितना मार्केट में था उससे सरकारी रेट बहुत कम था। अभी हमने माननीय सीडीओ साहब से, हमको लगता है 15 दिन लगभग पहले हमारी उनकी बात हुई सीडीओ साहब से, हमने उनको अवगत कराया। हमने कहा कि सर जो ईट का दाम, सरिये का दाम, सीमेंट का दाम, सीमेंट का रेट आप समझिए कि हमें 374 रुपये मिलता था, मार्केट में 425 रुपये से ज़्यादा था। हमने माननीय सीडीओ साहब से इस पर बात किया और मेरे ही सामने वो तुरंत उसको टाइप किए मोबाइल में, और 3 दिन के अंदर बढ़ा हुआ रेट लिस्ट हमारे जेई को उन्होंने भेज दिया कि आपका रेट बढ़ गया। तो हमें लगता है कि यदि ईमानदारी से आप काम करते हैं तो जितना पैसा इस पे सेंक्शन होता है उतना पैसा आपको खर्च करना ही है। और ईमानदारी से काम नहीं करते, हो सकता है कहीं इस तरह का काम होता है, यदि आप नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे यदि पैसा आप बचाएंगे, यदि हम पैसा बचाएंगे तो हमारा जो हमारे समकक्ष अधिकारी है या जो इसमें सहयोगी है वो निश्चित चाहेगा कि हमें पैसा चाहिए। तो मैं एकदम इसको बेहिचक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथी ब्यूरो के रिश्ता, इसको बेहिचक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथी ब्यूरो के कृषि से परेशान है या अधिकारी कर्मचारी से परेशान है, उनसे निवेदन है कि यदि आप सही हो जाएंगे, हम सही हो जाएंगे, तो सामने वाले की क्षमता नहीं है कि हमसे किसी तरह का कमीशन या घूस मांगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बेबाकी से डॉक्टर साहब दे रहे हैं उत्तर, डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल। इनसे अब थोड़ा सा हम जो है प्रमुख पद से छोड़ के हम लोग थोड़ा सा पार्टी बेस भी 2 सवाल कर ले। अपना दल एस के हैं और अपना दल एस जो है यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस पर भी डॉक्टर साहब से हम लोग बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आगे की क्या रणनीति है? देखिए, निश्चित तौर पे आप जिस बात पे चर्चा किए उस पे हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस किए उस समय। और हम लोग अभी इलेक्शन कमीशन से तो हमें 1 हफ्ते पहले लगभग ये आया कि नहीं, आपको मान्यता मिल गई, आप राज्य स्तरीय पार्टी बन गए। और इस प्रदेश में ऐसे भी जब चुनाव हम लोग जीते और तीसरे नंबर पे आए
और उसी समय ये तय हो गया था कि हम इस प्रदेश की राज्य स्तरीय पार्टी बनने जा रहे हैं और इसके लिए हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल और आशीष भैया ने एक बड़ा कार्यक्रम भी लखनऊ में आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए थे। उसी दिन ऐलान हो गया था कि हम इस प्रदेश में प्रादेशिक पार्टी के रूप में निश्चित है कि हमें मान्यता मिल जाएगी और आप लोगों के सहयोग से, जनता के स्नेह से इस तरह का सफलता पार्टी को मिला है। और जो भविष्य की रणनीति पे हम लोग बात करें तो हमारी नेता हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी और हम लोग उनके वर्कर हैं, सिपाही हैं। हमें लगता है कि जो भी निर्णय वो आगे करेंगे उस तरह से हम लोग इस पे काम करेंगे। एक विश्वास मन में रहता है कि जब आप अच्छा करेंगे, लोगों से जुड़ के रहेंगे, लोगों के बीच में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना ये हम लोगों का लक्ष्य है और हम करते रहे हैं। हम लोग दलित का मेरा हक अधिकार उनको देने का, दिलाने का, यही हम लोगों का प्रयास है। सर यहीं पर एक चीज़ और निकल के आती है कि जो कि मैं सोनेलाल पटेल जी ने स्थापना किया और एक स्वाभाविक बात है कि पति के मरने के बाद पत्नी का ही पूरा वो अपने आप जो है वो हो जाता है, कॉपीराइट्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माँ और बेटी में ही डिवाइड हो गया। माँ कहीं पीछे चली गई और माँ जो है, मेरा मतलब है कृष्णा पटेल जी से, तो वहाँ पे माँ जो है खुद जो है इनको कैमराबाद अपने आप को घोषित किया और सपा से उन्होंने गठबंधन भी किया और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो इसमें नहीं लगता सर कि पार्टी जितनी तेजी से और शक्तिशाली होनी चाहिए थी वो इन दोनों बीच में थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड होती चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी तो निश्चित तौर पे पूरे पार्टी की जिम्मेदारी बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में ही जो अपना दल के मूल लोग हैं आज भी हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा है कि पार्टी इन दोनों लोगों के विवाद की वजह से कमज़ोर होगी या हुई, तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि जिस ऊंचाई पे हम पहुंच गए होते वहां हम नहीं पहुंच पाए और ये दुर्भाग्य की बात है। और एक सवाल जो आपने उसके साथ किया कि पिताजी के मरने के बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो हम लोगों के अपना दल के संस्थापक थे, जिनके मन में एक पीड़ा थी, बड़ी पीड़ा थी कि कमेरा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, इनका जो हक अधिकार इनको मिलना चाहिए। वो कहा करते थे कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं, हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तमाम जगहों पर उन्होंने इस पे स्पीच किया, बोला और हम लोग सौभाग्यशाली थे कि उस समय भी उनके साथ हम लोग रहा करते थे। तमाम उनके कार्यक्रमों में हम गए हैं, उनको सुने हैं और आपके ही कुछ मीडिया के साथी, तमाम चैनल के लोग, एक दिन बड़ा गांव में एक चर्चा हो रही थी, वहाँ पे डॉक्टर साहब के समक्ष उन्होंने एक बड़ा ही ज्वलंत सवाल कर दिया था। उस समय हम लोग ऐसे साथ में बैठे थे। उनसे पूछा गया था कि आपके ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगता है, आप किसी एक जाति विशेष के पार्टी के संचालक हैं या उसके ध्वजावाहक थे। इस पे डॉक्टर साहब ने एक जो आंसर दिया था, वो आंसर उस दिन से मेरे मन में, मेरे दिमाग और इस बार हम लोग आए हुए हैं ब्लॉक पे बनारस जनपद में, प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है